अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस या एज कन्वर्जन इन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। स्टीचोमीटर भी पढ़ते हैं, स्टोइकियोमेट्री भी, जैसे आपको आसान लगे। वेरी इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। पीएमसी में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मोल और एवोगैड्रोस वाला टॉपिक पढ़ लें, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ, जिसका नाम है इरफी इंस्टीट्यूट। सबसे पहले देखते हैं मोल रेशियोज। डेफिनेशन देखें। मोल रेशियोज मीन्स दी रेशियो, इसका मतलब ये कोई ना कोई रेशियो होगी, जैसे 1:2, 2:3, कोई भी रेशियो होगी। ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दो नंबर्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो रिएक्टेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और दूसरी है प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इन दोनों के दरमियान ये रेशियो होती है। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी कि रिएक्टेंट्स में कितने मोल होंगे और प्रोडक्ट्स में कितने मोल होंगे, ये बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें। अब ये एग्जाम्पल समझने से पहले ये देखें, जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। C3H8 इसको बोलते हैं प्रोपेन, और 5O2 ऑक्सीजन, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब सबसे पहले देखें बैलेंस्ड कैसे है। रिएक्टेंट्स में देखें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। H8 है तो 8 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ये हो गए रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स। अब प्रोडक्ट्स में देखें 3 कार्बन, 3C लिखा हुआ है, और 3 2 6, यानी कि 6। अभी पहले हाइड्रोजन देख लें। 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, 2 इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन का देखें, 4 ऑक्सीजन इधर है H2O वाले, और 3 2 6, 6 इधर ऑक्सीजन है, तो 4 + 6 टोटल हो जाएंगे 10 ऑक्सीजन एटम्स। यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस्ड यानी कि इक्वल हैं। और ये केमिकल क्यों हैं? क्योंकि एटम्स आपको पता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आइंस, रेडिकल्स, ये सारी क्या हैं? केमिकल स्पीशीज़ हैं। और यहीं से केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, या ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल स्पीशीज़। और केमिकल स्पीशीज़ कौन सी हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, कंपाउंड, ये सारी केमिकल स्पीशीज़ हैं। और इक्वेशन यानी इक्वल का साइन दिया हुआ, ये एरो लगा हुआ ना, एरो हेड, मतलब इक्वल। अभी आपने देखा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में एटम्स की तादाद बराबर है, तो इसे बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये लिखा हुआ है C3H8, इसे बोलते हैं प्रोपेन, और ये ऑक्सीजन गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और H2O क्या है? वाटर, पानी। पानी। अब मोल्स देखें। C3H8 प्रोपेन का 1 मोल है। ये जो स्टार्ट में लिखा होता है इसे बोलते हैं मोल। ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स, और वाटर के कितने हैं? 4 मोल्स। इस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल प्रोपेन है और 5 मोल ऑक्सीजन गैस, ये कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 4 मोल पानी बनेंगे। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम देख के लिख सकते हैं। अब सवाल क्या होगा, असल मकसद क्या है इस टॉपिक का? अब इस टॉपिक का असल मकसद क्या है और क्वेश्चन क्या आएगा वो देखें। यानी कि आप इस इक्वेशन से आप देख के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के मोल लिख सकते हैं। 1 प्रोपेन का है, 5 ऑक्सीजन के, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर के। क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं 1 मोल प्रोपेन है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ है, अगर मैं इसके मोल्स डबल कर दूं, 1 की जगह 2 मोल कर दूं,
तो तब ये होगा कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स होने चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड कितने होने चाहिए, और वाटर कितने होने चाहिए। चलो इजी से एग्जांपल देखते हैं। मैंने इस प्रोपेन के मोल को डबल किया है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल, 5 2 ज़ार 10 हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के भी डबल हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6 हो जाएंगे, और वाटर के भी डबल हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8। इन सब के डबल, यानी कि अगर मैं प्रोपेन के मोल्स डबल करूं तो बाकियों के मोल भी क्या होंगे, डबल होंगे। ये था इजी क्वेश्चन, आप देख के भी बता सकते हैं। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं, 5 हैं। अगर मैं 12 कर दूं, फिर आप बता सकते हैं कि प्रोपेन के कितने मोल्स होने चाहिए रिएक्टेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड कितने होने चाहिए, और वाटर कितने होने चाहिए। समझ आ रही ना बात की। यानी हम इजी टू एडवांस चल रहे हैं, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोच के करेंगे तो आसान ही रहेगा। आप देखें एग्जाम्पल से इनको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, उनसे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखें, ये इक्वेशन वैसे लिखी हुई, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और CH3OH, एक और एग्जांपल देखें, ये मेथनॉल है, CH3OH। अब क्वेश्चन ये है कि यानी कि आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है, अगर 3 मोल हों मेथनॉल के, पहले तो कितने थे, वैसे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आने चाहिए, एक नहीं आता, यहाँ 2 आते, मैंने आगे आगे जाके ठीक किया है। पहले 2 मोल थे मेथनॉल के, अब अगर मैं कर दूँ 3 सॉरी 3.5 यानी 3.50 मोल्स कर दूँ, तब ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ होंगे और वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, ये क्वेश्चन है। यानी कि अगर मेथनॉल के 2 मोल हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, अब अगर मैं इनको 3.5 कर दूँ यानी 3.50 कर दूँ, तब ऑक्सीजन के कितने पैदा होंगे, और सॉरी ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल होंगे और वाटर के कितने पैदा होंगे, ये क्वेश्चन है। इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इधर देखें कि 2 मोल्स हैं मेथनॉल, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स मेथनॉल, ऑक्सीजन ने कितने मोल्स यूज़ कर रही है, 3 मोल्स, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है कि अगर मेथनॉल के 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होने चाहिए, 3 मोल होने चाहिए। अब अगर मैं मेथनॉल का 1 मोल करता हूँ कि अगर मेथनॉल का है ही 1 मोल, तब ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, तो देखें डिवाइड कर देंगे, 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5। इसको मज़ीद आगे देखते हैं, आगे और एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें 3.50 मोल्स, अब इतने कर दूँ तब कितने होंगे, 3.5 कर दूँ किसके, मेथनॉल के, अब ऑक्सीजन के कितने होंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 3.5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आना चाहिए, 5.25 मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। यानी कि अगर अब मैं मेथनॉल के 3.5 कर दूं तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ होंगे, 5.25 मोल्स ऑक्सीजन गैस के। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आसान सी एग्जांपल से। देखें, अगर इफ़ 1 एग प्राइस, अगर एक अंडे की कीमत हो 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपीज़ हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 6 अंडों की कितनी होगी, देन 6 एग रुपीज़ कितने होंगे, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर देंगे 60। अब ये 60 कैसे आया, ये 60 कैसे आया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 60 हो गया। ये आसान सी एग्जांपल थी। अब जो हमारा असल क्वेश्चन है उसके मुताबिक एग्जांपल करते हैं, ये इजी थी, ठीक है। अब इफ़ 1 एग रुपीज़ हो 15.5 रुपीज़, यानी कि 15.5 का एक अंडा हो, यानी कि 15.5 का एक अंडा हो, अब 6 अंडों की कीमत कितनी बनेगी, तो वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन ये समझने वाला है कि अगर 12 अंडों की कीमत कितनी है, 60 रुपये, 60 रुपीज़,
तो 18 कितनी होगी, यानी कि 18 एग्स की प्राइस कितनी होगी। तो ये आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले एक अंडे की कीमत मालूम करेंगे, 1 एग प्राइस। वो कैसे करेंगे, डिवाइड करके 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, 5 रुपीज़। तो बताने का मकसद यही था कि सबसे पहले एक चीज़, यानी कि कोई भी वन एक चीज़ की प्राइस फाइंड करें आप। अब 18 कितनी बन जाएगी, अब एक की आ गई 5 रुपये, 18 की आ जाएगी, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 रुपीज़ आ जाएगी। अब देखिए ये लास्ट वाले इसके 2 स्टेप ये दोनों सेम है ना। अगर हमें एक चीज़ की पता हो तो हम फिर जितने नंबर से आगे फाइंड कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके। अब इधर भी यही क्वेश्चन था कि 2 मोल्स पैदा करते हैं 3 मोल्स ऑक्सीजन के, 2 मोल्स अगर मेथनॉल के हों तो ऑक्सीजन गैस के 3 मोल यूज़ होते हैं। अब अगर हम 1 मोल मेथनॉल फाइंड कर लें, उसमें ऑक्सीजन कितने मोल यूज़ होंगे, तब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करके जवाब निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 वाला फाइंड करना है कि 1 मोल निकालना है। किसी भी क्वांटिटी के अगर मोल्स फाइंड करने हो, सबसे पहले 1 मोल को फाइंड करें कि उस क्वांटिटी के 1 मोल से आगे कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या पैदा हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। 2 मोल्स मैथनॉल 3 मोल्स ऑक्सीजन यूज़ करता है, और अगर मैं मैथनॉल के 3.5 मोल्स कर दूं तब ऑक्सीजन कितनी पैदा होगी। तो आप सबसे पहले 1 मोल मैथनॉल फाइंड करें, उसके बाद जो जवाब आए उसको जितने मोल्स गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा। अब ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। बी में देखें, अब मोल्स ऑफ वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि अगर 2 मोल मेथनॉल है तो 4 मोल वाटर पैदा कर रहे हैं, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब मैंने मेथनॉल के 3.5 मोल्स कर दिए हैं, अब वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे, ये भी सेम उसी तरह है। यही तो मोल रेशोज़ हैं। बजाय टॉपिक मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, ईजी है। देखिए 2 मोल्स CH3OH कितने प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के, 4 मोल्स वाटर। अब पहले मैंने बताया सबसे पहले क्या करें, 1 मोल फाइंड करें, उसी केमिकल स्पीशीज का 1 मोल फाइंड करें। सबसे पहला काम यही करना है। अगर 1 मोल दिया हुआ है तब तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। अगर नहीं दिया हुआ 1 मोल तो सबसे पहले 1 मोल फाइंड करें। वो कैसे करेंगे, वो डिवीजन से होगा, 4/2 हो जाएगा। और जो चीज़ डिवाइड होती है वो नीचे रखते हैं। अब 3.50 मोल्स हैं, क्वेश्चन में क्या है, 3.5 मोल्स गिवन है हमें। अब वो पूछ रहा है वाटर के कितने मोल्स होंगे, तो 4/2 मल्टीप्लाई क्या कर दें, 3.5 कर दें, तो इस तरह जवाब आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, और 3.5 का दुगना क्या होता है, 7 होता है। बात समझ आ रही है ना, कि अगर मैं 3.5 मोल कर दूं मेथनॉल के, तो पानी के कितने मोल पैदा होंगे, 7 मोल। 2 मोल पैदा कर रहे था मेथनॉल, 4 मोल पानी के। अब मेथनॉल के 3 मोल है, यानी 3.5 मोल है, तो अब पानी कितना पैदा होगा, उसके कितने मोल पैदा होंगे, 7 मोल्स। आपका बी वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया, दोनों सॉल्व हो गए। यही मोल रेशियोज हैं। अब थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखें। देखें N2 + 3H2 एरोहेड 2NH3, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो उसका 1 मोल होता है। जैसे N2 उसके आगे कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब उसका 1 मोल है। 3 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं और 2 मोल अमोनिया गैस के हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 एंड H2 आर यूज्ड, कि N2 और H2 के कितने मोल यूज़ होंगे। अगर मैं मोल कर दूं अमोनिया के, यानी कि NH3 के 5 कर दूं। पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 दिए हुए हैं, अब मैंने 5 कर दिए, तो हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे और नाइट्रोजन के, ये हमने बताना है। असल क्वेश्चन यही है। ये सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह करते हैं। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि अमोनिया के कितने मोल्स हैं, 2।
और याद रखना जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो राइट साइड पे लिखते हैं, क्यों सॉल्व करने के बाद जब आप राइट साइड पे लिखा होता तो इसी वजह से राइट साइड पे लिखेंगे। देखें, अमोनिया के 2 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं? अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं? वो हैं 3। अब मैंने आप पिछले वाला क्वेश्चन दिमाग में रखो कि सबसे पहले कितने मोल फाइंड करने, 1 मोल फाइंड कर लो। अगर 1 आ जाए तो उसको जितने गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें, अगर अमोनिया का 1 मोल हो तो हाइड्रोजन गैस कितने इस्तेमाल होगी, कितने मोल इस्तेमाल होंगे? तो वो डिवाइड कर देंगे 3/2। अब क्वेश्चन में कितने मोल दिए हुए हैं? 5। अब अगर 5 मोल अमोनिया हो तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल यूज़ होंगे? तो वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5। देखें 5 3 ज़ार 15 होता है, 15/2 यानी कि 15 का आधा कितना होता है? वो 7.5 होता है, 7.5। 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7.5 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके मोल्स हैं? हाइड्रोजन के। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहले 2 मोल्स अमोनिया पैदा हो रही थी हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स इस्तेमाल करने से। अब हमने मोल्स कर दिए 5 अमोनिया के। अब हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे? वो हैं 7.5, 7.5। इसके 5 आ गए, इसके 5 थे और इसके कितने आए? 7.5, 7.5 आ गए। अब इसके फाइंड करते हैं नाइट्रोजन के, वो देखें। अब ये भी सेम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स अमोनिया पैदा करने के लिए, इनकी अमोनिया पैदा कैसे हुई है, ये उसकी केमिकल इक्वेशन है। 2 मोल्स अमोनिया पैदा करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की ज़रूरत है। 1 मोल, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब ये है कि उसके आगे 1 लिखा हुआ है। 2 मोल्स अमोनिया पैदा करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत है। अब फर्स्ट क्या करते हैं, 1 मोल निकाल लें, उसी क्वांटिटी का, उसी केमिकल स्पीशी का 1 मोल निकाल लें, 1/2 हो जाएगा। और जो चीज़ डिवाइड होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, 1/2 मोल नाइट्रोजन, दूसरे लफ्ज़ों में आधा मोल। क्वेश्चन में अब 5 मोल दिए हुए हैं अमोनिया के। अब अगर अमोनिया गैस के हमने 5 मोल पैदा करने हों तो अगर अमोनिया के 5 मोल पैदा करने हों तो नाइट्रोजन गैस के कितने मोल यूज़ होंगे? वो 5 1 ज़ार 5, 5/2 यानी 5 का आधा 2.5 होता है। कितने हो जाएंगे? 2.5 मोल्स हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस के। बात समझ आ गई कि सबसे पहले आपने 1 मोल फाइंड कर लेना। जब 1 मोल फाइंड हो जाएंगे तो जो जवाब आएगा उसको गिवन मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। ये नाइट्रोजन गैस के 2.5 मोल्स रहेंगे। क्वेश्चन से भी जाहिर है, इक्वेशन से, कि अगर 2 मोल अमोनिया के तो और 1 मोल नाइट्रोजन गैस गया, अगर अमोनिया के 5 कर दूं तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे ना, उधर 2 था उधर 1 था, यानी हाफ था, तो इधर भी 2.5 हो जाएगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से मोल रेशो का ताल्लुक बनाते हैं। असल क्वेश्चन यही है, जो हेडिंग दी हुई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशोज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब ये देखते हैं, अब इसमें मोल्स मैथ सारा सब कुछ आ जाएगा, यानी कि सब का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखें, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो हमने पीछे पढ़ी है। पहले समझा रहा हूँ कि असल में है क्या ये। देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिले हैं, 2 मोल अमोनिया गैस बन गई है। ये वाले जो मैंने मोल लिखे हैं पिंक कलर से, ये वाले गिवन है हमें। अब पीछे चले जाएं प्रीवियस में, देखिए ये वाले क्या थे? गिवन थे, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे हुए हैं। अब यहाँ 5 मोल्स हैं, हमने इसके 5 किए थे, तो आपको पता है हाइड्रोजन के भी 7.5 हो गए थे, नाइट्रोजन के 2.5 हो गए थे, यानी कि ये हमें फाइंड करने थे जो हमने फाइंड किए हैं पिछले क्वेश्चन में। अब चेंज क्या आ रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ इसका ताल्लुक क्या बन रहा है? अब देखें, ये तो प्रीवियस था, यानी 5 किए थे,
अब यहाँ पे मैं मोल नहीं देता, यानी गिवन इक्वेशन में गिवन क्वेश्चन में मैं मोल नहीं देता। अब मैं मैथ दे देता हूँ कि अगर मैं इसका मैथ इतना रख दूँ, पहले तो मोल था ना पिछले क्वेश्चन में, अब मैं मैथ दे देता हूँ कि अगर इसका मैथ अमोनिया का अब है 5 ग्राम, 5 कर लो, कुछ भी कर लो, 10 ग्राम कर लो, कि अगर अमोनिया का मैथ है 10 ग्राम, तो अब मुझे बताएं हाइड्रोजन गैस के मोल कितने होंगे। तो आप बता सकते हैं। ये थोड़ी सी तब्दीली है। ये देखें, ये तो मैथ है, हमने क्या बताना है, मोल। वो तो आपने मोल रेशो से एक मोल फाइंड थे, दूसरे हमने निकाल लिए। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर मैथ दिया हुआ ना, आप इसका पहले इससे मोल फाइंड कर लें। आपको पता है मोल से मैथ से मोल कैसे फाइंड करते हैं, मोल इज इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। अब जब मोल फाइंड हो जाएंगे तब हम बता सकते हैं मोल को, दोनों के मोल्स को। क्वेश्चन समझ में आ गया असल में कि असल बात क्या है। अगर मैथ्स दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले मैथ्स को मोलर मैथ से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेने, नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो अब मोल रेशो से दूसरी स्पीशीज़ के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये फॉर्मूला है। देखिए, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मैथ्स को डिवाइड करते हैं मोलर मैथ से। आपको पता है गिवन मैथ क्या था, 10। इसी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। और अमोनिया का मोलर मैथ होता है 17, 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन, 14 + 3 17 हो जाएगा। ये कितने मोल्स, जो मोल्स आएंगे उसी के मुताबिक हम आगे लिख देंगे। इसको डिवाइड करने से 0.5 कुछ आता है, 54 कुछ आता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, अमोनिया के। अब देखो वही पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया। उधर कितने मोल दिए होते, 5 दिए होते, इधर हमने फाइंड कर लिए वो 0.5। अब हम मोल रेशो से कंपैरिजन करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मोल्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल है, आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 बाय रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 to 5 ग्राम ऑफ आयरन ओर। सबसे पहले देखिए आयरन ओर का फॉर्मूला है Fe2O3, ये याद रखना है। ये इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कभी दी होती है क्वेश्चन में, कभी नहीं दी होती, तो आपने खुद बनानी है। अब इसमें आपको खुद बनानी पड़ेगी। देखें Fe2O3 ये आयरन ओर है, रिएक्ट करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड से, बनाएगी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिए हुए हैं। अब Fe2O3 के आगे कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब 1 मोल है इसके। अब आयरन ओर का मैथ दिया हुआ है, कितना है, 425 ग्राम। आयरन ओर का मैथ दिया हुआ है 525 ग्राम, और आयरन का मैथ हमने फाइंड करना है। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये देखें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब क्या ख्याल है, अगर हम जो आयरन ओर दिया हुआ है, इसका मैथ दिया हुआ है, हम इसके पहले मोल फाइंड कर लें, फिर कंपैरिजन करके आयरन के मोल निकाल लें। जब आयरन के मोल आ जाएंगे तो हम इजीली आयरन का मैथ भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। आयरन ओर यानी Fe2O3 का मैथ दिया हुआ है, आपको पता है मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड कर देंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे आयरन ओर के। जब इसके मोल्स आ जाएंगे तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक आप कंपैरिजन करके मोल रेशोज़ का आप इजीली आयरन के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। फिर जब मोल्स आ जाएंगे तो आप उस मोल से मैथ फाइंड कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले से मोल्स वाले के। अब देखें मैथ ऑफ आयरन ओर कितना है, 425 ग्राम। मोल्स इसके कितने बन जाएंगे, आपको पता है मैथ को मोलर मैथ। अब आयरन ओर का मैथ कितना है, मोलर मैथ कितना है, आपको पता है एक आयरन का होता है एटॉमिक मैथ यानी कि मोलर मैथ कितना होगा, 55 होता है।
तो मल्टीप्लाई कर, 2 आयरन एटम्स दिए हुए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 दिए हुए 48 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 158 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, जो एग्जैक्टली इक्वल आता है वो 159.6 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस आ गया 159.6, ये इसका मोलर मैस आ गया आयरन का, सॉरी आयरन ओर का। दोनों को डिवाइड करेंगे 2.66 मोल्स आ जाएंगे। अब ये मोल्स आ गए हैं आयरन ओर के Fe2O3 के। अब देखें, इस मोल से आप आयरन के मोल फाइंड कर लें। आयरन ओर के मोल्स आ गए ना इजीली। अब पिछले क्वेश्चन पे चले जाएं जो अभी एग्जांपल की है, कंपैरिजन मोल रेशियो का कंपैरिजन करें। देखें, गिवन बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन में 2 मोल्स आयरन के हैं। देखें, बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन में 1 मोल आयरन है, वो कितने मोल आयरन पैदा कर रही है, सॉरी 1 मोल आयरन और कितने मोल आयरन पैदा कर रही है, 2 मोल। 1 मोल Fe2O3 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ आयरन। अब जो हमने फाइंड किए अभी मैथ से, जो मोल फाइंड किए थे वो 2.66 थे। अब 1 मोल दिया हो तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो पीछे मैंने बताया है। 1 मोल दिया हो तो फिर तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अब 2.66 मोल्स Fe2O3 के आयरन के कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगी, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना। 2.66 मल्टीप्लाई 2, जवाब क्या आ जाएगा 5.32 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके मोल्स आ गए, आयरन के। हमने मोल रेशियो का कंपेयर करके आयरन के मोल्स फाइंड कर लिए। अब बैक चले जाएं, देखिए आयरन के मोल आ गए, कितने आए हैं 2.66 मोल्स Fe2O3 के आए थे, कंपेयर किया तब आयरन कितने मोल निकले 5.32 मोल्स आयरन के निकले। अब आप मोल से मैस फाइंड कर लें, वो भी बहुत आसान है। अभी आपने मैस का सॉरी मोल का फॉर्मूला पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हमने फाइंड करना है मैस, तो मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके जो चीज़ इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाता है, डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई। तो मोलर मैस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताएं मुझे मोल्स कितने हैं, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, मैस इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब बताएं मुझे आयरन के कितने मोल्स हैं 5.32, और आयरन का आपको पता है मोलर मैस कितना होता है 55, यानी एटॉमिक मैस बस यूनिट चेंज कर दें तो ग्राम आ जाएगा। 50 एग्जैक्ट होता है 55.9, यानी आप 60 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा 297 ग्राम आ जाएगा। ये क्या निकल आया, मैस निकल आया आयरन का। बात समझ आ गई कि Fe2O3 का मैस दिया हुआ था, हमने मैस निकालना था Fe का यानी आयरन का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले Fe2O3 का मैस दिया हुआ था, हमने उसके मोल्स निकाले। फिर पिछले क्वेश्चन के मुताबिक उन मोल्स का कंपेयर करके हमने आयरन के मोल निकाल लिए। फिर जब आयरन के मोल निकल आए तो हमने फार्मूला से, मोल के फार्मूला से, मोल से हमने मैस निकाल लिया किसका, आयरन का। ये 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कौन कौन से, दोनों के मोल्स को हमने कंपेयर किया। ये क्वेश्चन या तो गिवन होती या आपने याद करनी है। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। बस ये आपने ट्रिक याद रखना है कि मैथ दिया हुआ है तो मैथ से मोलर मैथ फाइंड कर लें। जब मोलर मैथ फाइंड सॉरी मैथ से क्या कर लें, मोल्स फाइंड कर लें। जब मोल्स फाइंड हो जाएं तो मोल रेशो से कंपेयर करके
दूसरी स्पीशी के भी मोल्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में किया है। जब उसके मोल्स आ जाएंगे तो उसके मोल्स को डिवाइड कर दें मोलर मैस से, तो क्या बन जाएगा, मैस निकल आएगा। अब ये मोल्स निकल आए आयरन के, तो इससे हम मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, ये दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है 2H2 + O2 एरवेट 2H2O। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस कितने मोल्स हैं, 2। अब वो कहता है मैस है हाइड्रोजन का 1.02 × 10⁵ किलोग्राम, तो ऑक्सीजन का कितना मैस होना चाहिए। H2O का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हमने कुछ फाइंड नहीं करना। अब ये भी सॉल्व करते हैं। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले मैंने मोल लिखे हैं। सबसे पहले आपने वही लिखने हैं। हाइड्रोजन गैस के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है और वाटर के 2 मोल हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले मोल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का 1.02 × 10⁵ किलोग्राम मैस दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का। हमने निकालना है किसका, ऑक्सीजन गैस का मैस फाइंड करना है। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सेम उसी तरह मैस दिया हुआ है, आपने मैस से मोल्स फाइंड कर लेने हैं। जब H2 के मोल्स आ जाएंगे तो आप कंपेयर करके मोल रेशोज़ का O2 के मोल्स निकाल लेंगे कंपैरिजन से। जब इसके मोल्स निकल आएंगे तो आप मैस इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने इस n को याद रखना है, यानी ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। बात समझ आ रही है। आप इसी तरह सॉल्व किया करें, ये आसान मेथड है, समझना ही। आपने खूबसूरत करके तो नहीं लिखना, तो इस तरह ट्रिक बनाया करें समझने के लिए। देखें अब मोल्स हम फाइंड करें हाइड्रोजन गैस के H2 के। मैस क्या है, 1.02 × 10⁵ डिवाइड करेंगे मोलर मैस से। मोलर मैस हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1, यानी 1.008। 2 का कितना होगा, तकरीबन 2। अब 1.02 को समझ लें कि ये 1 है, 0.02 को ख़त्म कर दें तो आपको पता है 1/2, यानी 1 का आधा कितना होता है, 0.5, तो 10⁵ किलोग्राम। अब मैंने 0.5 नहीं लिखना, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये 0 दिया हुआ है पॉइंट से पहले, तो इसको ख़त्म करें। मैंने एक नंबर में पीछे गया हूँ, तो पावर क्या, यानी मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी बनाई। 0.5 छोटी है, 5 बड़ी है, तो पावर कितनी आएगी, 10⁻⁻1, यानी 1 0 में पीछे गया हूँ, यूँ समझ लें। तो आपको पता है -1 + 5 या 5 - 1 क्या बन जाएगा, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। 10⁻⁻ क्या बन जाएगी, 4। 5 में से 1 गया, 4 बन जाएगी। ये मोल्स किसके निकल आए हैं, हाइड्रोजन गैस के, यानी हाइड्रोजन का मैस दिया हुआ था, हमने उससे उसके मोल्स निकाल लिए हैं। ये मोल्स निकल आए जो कि हैं 5 × 10⁻⁴ मोल्स। अब इस मोल को पिछले क्वेश्चन के मुताबिक पहली 1-2 एग्जांपल्स की हैं उसके मुताबिक मोल्स फाइंड करें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें 2 मोल्स हाइड्रोजन है तो कितने मोल ऑक्सीजन पैदा कर रही है। देखें 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन पैदा हो रही है, 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस। अब मैंने मोल जो हमने निकाले हैं 5 × 10⁻⁴, ये मोल्स हमने निकाले हैं। इतने मोल्स हाइड्रोजन के हो जाए तब ऑक्सीजन कितने होंगे। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि 1 मोल सबसे पहले निकालें कि हाइड्रोजन के अगर 1 मोल हो तब ऑक्सीजन कितने मोल होने चाहिए, तो आप डिवाइड कर दें 1/2। अब जो हमने निकाले हैं अभी वो कितने थे, 5 × 10⁻⁴ जो हमने फाइंड किए हैं वो हैं 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴ मोल्स हैं हाइड्रोजन की। इतने मैंने मोल्स बढ़ा दिए हैं, तो अब ऑक्सीजन कितने मोल्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है उसमें भी कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी, तो मल्टीप्लाई कर दें 5/2, 5 × 1 = 5 डिवाइडेड बाई 2, और आपको पता है 5 का आधा हाफ कितना होगा, 2.5। 5/2 2.5 जवाब आएगा। मल्टीप्लाई ये वैसे का वैसे, इसको छेड़े ना, 10⁻⁴ ये मोल्स निकल आए। 2.5 × 10⁻⁴ मोल्स निकल आए किसके,
ऑक्सीजन गैस के। वैसे भी अगर थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए, आसान तरीका कि हाइड्रोजन के मोल डबल हैं, ऑक्सीजन का 1 गुना है, हाइड्रोजन के 2 गुना है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के 5 हैं, 5 मल्टीप्लाई 10⁴, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन के 5 मल्टीप्लाई 10⁴ हैं, तो ऑक्सीजन के भी आधे हो जाएंगे, आधे यानी 5 का आधा कितना होता है 2.5, और 10⁴ कितना रहेगा, वो वैसे का वैसे रहता है। बात समझ आ रही है? हाइड्रोजन गैस के डबल है, ऑक्सीजन का सिंगल है। अब हाइड्रोजन के हमने कर दिए जो निकाले हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁴, तो ऑक्सीजन के भी आधे हो जाएंगे, और 5 का आधा 2.5 होता है 2.5। अब मोल निकल आए हैं ऑक्सीजन के, अब आप मैथ निकाल सकते हैं। अभी फार्मूला बताया है मोल्स वाला फार्मूला कि आपने मैथ निकालना हो तो मोल को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन O2 है तो 16 + 16 यानी दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम 16 + 16 = 32 ग्राम पर मोल मोलर मैथ। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई 32। अब पॉइंट मैंने ख़त्म किया 2.5, जहाँ पॉइंट होता है ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लिखते हैं और जितने नंबर आगे उतने 0 लगाते हैं। अब 2.5 है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखें ये टेबल पे काट दें, 5 5 = 25, 5 2 = 10। अब मज़ीद काटें, 2 1 = 2, 2 16 = 32। तो ऊपर क्या रह गया 16 और 5, 16 5 = 80 होता है, और ये 10⁴ ये वैसे की वैसे लिख देंगे। पावर्स को मल्टीप्लाई ना किया करें, उसको छेड़ा ही ना करें। हाँ, जब पावर दूसरी आ जाए तब उसके साथ पंगा लिया करें। अब देखें ऑक्सीजन कितना मैस निकला है 80 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोग्राम। ये ऑक्सीजन गैस का मैस आ गया कि हाइड्रोजन गैस का इतना हो तो ऑक्सीजन गैस का कितना होगा वो हमने निकाल लिया। देखिए 80 दिया हुआ है तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लें 8, तो 10⁻1 हो जाएगा, 1 + 4 5, 8 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ आ गई कि हमने मैस हमें दिया हुआ था, उस मैस से हमने मोल्स निकाले उसी सीपीसी के जिसका मैस दिया हुआ था, फिर मोल रेशो से कंपेयर करके दूसरी सीपीसी के हमने मोल्स निकाले जिसका हमने मैस फाइंड करना था, वो ऑक्सीजन गैस थी। जब उसके मोल्स निकल आए तब हमने उन मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके हमने मैस फाइंड कर लिया जिस सीपीसी का हमने निकालना था। यही क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया। अब अगली एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका पिछला पूरा टॉपिक जो आपने पढ़ा है उस सब को क्लियर कर देगी, यानी कि उस सब का निचोड़ इसमें है। इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। एग्जाम्पल क्या है, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयोनाइजेज कम्प्लीटली, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। आपने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, यानी कि एवोगैड्रो वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आइंस ये फाइंड करना है। और तीसरा है इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन, यानी कि H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव इन आइंस का हमने मैस भी फाइंड करना है। देखिए मैस दिया हुआ है, क्या ख्याल है हम इस मैस से मोल्स फाइंड कर लें। जब मोल्स हो जाएंगे तो उससे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, तब पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स यहाँ पे कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करना है। पहला पार्ट देखें, ए पार्ट में क्या चीज़ फाइंड करें, बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है। हम मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें आंखें बंद करके। 20 ग्राम मैस दिया हुआ है, ओके। इसका मोलर मैस होता है 98, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है 32, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का कितना बन जाएगा 16 × 4 64। सबको ऐड करेंगे 98 ग्राम पर मोल, ये मोलर मैस आ जाएगा H2SO4 का। डिवाइड करेंगे 20 × 98, इसको डिवाइड करने के बाद क्या जवाब आना चाहिए। आप 98 को 100 समझ लें, यानी कि आपको 20 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब तो आसान है, 21 × 20, 25 × 100 हो जाएगा।
1/5, एक का आधा कितना होता है 0.2। अगर एग्जैक्ट जवाब लिखूँ तो 0.204 मोल्स आ जाएगा। ये मोल्स आ गए हैं किसके, H2SO4 के। अब क्या ख्याल है, मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मैस हो गया फाइंड, मोल्स भी हो गए, सॉरी मैस दिया होता, मोल्स फाइंड हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स कौन से हैं, मोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि H2SO4 कंपाउंड है और हमेशा कंपाउंड मोलिक्यूल से बना होता है। मोलिक्यूल एक होता है, कंपाउंड में बहुत सारे मोलिक्यूल्स। लेक्चर नहीं देखा तो डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड वो लेक्चर लाजमी देखें, फिर ये समझे। देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई Na, यानी Na एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। मैंने कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट कर दी हैं। मोल से 0.204 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, 0.204 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, जवाब आएगा 1.22 और 10⁻23 ये वैसे का वैसे लिख दें। ये मॉलिक्यूल्स आ गए हैं किसके, H2SO4 के। हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आपको पता है H2SO4 एक कंपाउंड है, क्योंकि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कंपाउंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होता है, एलिमेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होता है। लेक्चर वो लाजमी देखें, फिर इसकी समझ आएगी। आपका पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है, बी पार्ट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आइंस। नंबर, गौर करना, नंबर हमने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब आयोनाइज होगा H2SO4 वाटर में, डिसॉल्व करेंगे तब आयोनाइज आइंस में तब्दील हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में देखिए, H2SO4 हाइड्रोजन कितने एटम है, तो जाहिर सी बात है 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। SO4 एक है, एक रेडिकल है, तो उसका एक ही आयन बनेगा। यहाँ पे बात गौर करने वाली है। आपको पता है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, समझ आ रही है, एक मॉलिक्यूल। अब देखें वही पिछला क्वेश्चन रिवाइज करें। एक मोल H2SO4 है, तो वो कितने हाइड्रोजन आइंस पैदा कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन आइंस। अब अभी जो हमने निकाले हैं नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, जो हमने अभी फाइंड किया, जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट ए था, वो 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से। अब अगर एक मोल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आइंस हैं, तो 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आइंस होंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ एक केले की कीमत 10 रुपये है, तो 6 केले की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 छिका, यानी 10 × 6 60 हो जाएगा। ये वही वाला हिसाब है, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। 2 मल्टीप्लाई 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 से, जवाब आएगा 2.456। 10⁻23 ये वैसे का वैसे। पावर्स को ना छेड़ा करें, जब पावर्स आ जाए और तब इससे पंगा लिया करें। अब ये आइंस आ गए हाइड्रोजन आइंस, यानी कि हाइड्रोजन आइंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस ये निकल आए हैं आसान लफ्ज़ों में। अब देखें हाइड्रोजन आयन का केस क्लियर। अब आ जाएं सल्फेट आइंस पे, SO4 2 नेगेटिव पे। देखें एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में, सॉरी एक मोल H2SO4 एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करने से एक सल्फेट आयन पैदा करता है, यानी 1 SO4 2 नेगेटिव। आयन लिख दिया मैंने, आयन लिखे यहाँ पर। तो अगर हों 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2SO4 के, तब सल्फेट आयंस कितने पैदा होंगे, वही वाला हिसाब कि मल्टीप्लाई कर दें। 1 को मल्टीप्लाई 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस, जवाब क्या आएगा, एक इससे मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आती है, क्योंकि एक जब मल्टीप्लाई तो उसकी कोई औकात नहीं होती। ये जवाब आएगा। ये आगे आपके सल्फेट आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस। आपके इस क्वेश्चन का पार्ट बी भी सॉल्व हो गया आसानी से, और पिछला पूरा लेक्चर भी रिवाइज हो गया, मज़ीद और हो जाएगा। आप देखें, अब सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का या न्यूमेरिकल 3 का सी पार्ट है मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन। दूसरे लफ्ज़ों में 2 हाइड्रोजन आइंस हैं, इनका मैस फाइंड करना है, और SO4 नेगेटिव आइन का। ये भी बड़ा आसान है, कहीं फार्मूला पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का ये फार्मूला, मोल मल्टीप्लाई Na, यानी एवोगैड्रो नंबर।
मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मोल की वैल्यू पुट कर दी है। मोल को निकालने का क्या फार्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस, सेम वैसे लिखता जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। अब ये जो मैंने फार्मूला बनाया है देखो, इसमें हमने मैस फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से, क्योंकि मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। अब एवोगैड्रो नंबर यानी एन ए मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया, पहले राइट साइड पे लिखा होता, अब लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो साइन चेंज होगा। अब इस फार्मूले से आप मैथ फाइंड कर सकते हैं ना इंडिविजुअल लाइन का। क्या ख्याल है, इस तरह फार्मूले अरेंज किया करें। अब मैंने उस फार्मूले को सीधा करके लिख दिया। अब देखें, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ आपको पता है आइंस का हमने मैथ फाइंड करना है, तो हम आइंस ही लिखेंगे। आपको पता है आइंस पार्टिकल्स को शो करता है, पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, यहाँ पे भी हम आइंस ही लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए था कि क्योंकि हम पीछे मॉलिक्यूल्स ही फाइंड कर रहे थे, इस वजह से मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया था। आपको पता है आइंस पार्टिकल्स को शो करता है, और पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइंस होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ये 4 चीज़ें होती हैं। और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आइंस ही आ जाएगा, ऊपर भी आइंस ही आ जाएगा, जो पिंक कलर में लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन आइंस, 2 हाइड्रोजन आइंस थे, उन देखें हाइड्रोजन आइंस नंबर कितने थे, यानी टोटल पार्टिकल्स हाइड्रोजन आइंस कितने थे जो अभी हमने फाइंड किए, जो पार्ट 2 था वो ये थे 2.456 मल्टीप्लाई 10⁻23। फॉर्मूले में सिर्फ कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस या आइंस कितने हो गए, 2.456 मल्टीप्लाई 10⁻23। आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका मैथ कितना होता है, 1.008, और आयन का भी वही मैथ होता है, मैथ चेंज नहीं होता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का मैथ इतना कम होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयन ऐसे ही बनता है ना, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से। अब देखिए Na की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इनको सॉल्व करने के बाद आपका 0.414 ग्राम आ जाएगा मैथ किसका, हाइड्रोजन आइंस। जितने भी हाइड्रोजन आइंस थे कितने थे, 2.456 मल्टीप्लाई 10⁻23। इन सब आइंस का मैथ कितना आ जाएगा, 0.411 ग्राम, 0.411 ग्राम। अब मैथ ऑफ किसका फाइंड करते हैं, SO4 नेगेटिव, इनका फाइंड करते हैं सेम उसी तरह वैल्यूज पुट करें। सल्फेट के कितने आइंस थे, 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये अभी जो हमने बी पार्ट में सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। आपको पता है SO4 नेगेटिव, इसका मोलर मैथ कितना होगा, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 हैं तो 64 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 96 आ जाएगा। और आपको पता है Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सॉल्व करेंगे 19.59 ग्राम आ जाएगा। जितने भी सल्फेट आइंस होते हैं, इन कितने थे, 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻23, इन सारे सल्फेट आइंस का मैथ कितना निकलेगा, 19.59 ग्राम। ये आपका स्केच था, तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। समझ आई इस बात की, पूरा लेक्चर इसमें रिवाइज हो गया, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ के पढ़ें। अब यहाँ पे एक फ़र्क बताता चलूँ, H2SO4 है, पानी में डिज़ोल्व करेंगे आइंस में तब्दील हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आइन पैदा होंगे और एक सल्फेट आइन। अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर करना, पॉजिटिव आइन कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन से, दोनों हाइड्रोजन आइंस हैं। और नेगेटिव आइंस कितने हैं, वो 1 है, जो कि सल्फेट आइन है। SO4 नेगेटिव आइन, सल्फेट आइन 1 है। ऊपर मैंने आइंस लिखा, नीचे आइन लिखा है। देखें पॉजिटिव आइन 2 हैं, नेगेटिव आइन 1 है। यहाँ पे गौर करना, ये आइंस हैं। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, जब मैंने MCQs करवाए हैं मोल्स के, वहाँ मैंने चार्जेस का जिक्र किया था, इन दोनों को मिक्स ना कर देना। अब मैं इसी के चार्जेस निकालता हूँ। देखिए पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं,
पॉजिटिव चार्जेस ऊपर देंगे, 2H पॉजिटिव लिखा हो ना, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव हैं, ठीक है। इस पर तरह गौर करना, चार्जेस लिख रहा हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव वाले लिखूँगा, हाँ जी। अब 2H पॉजिटिव इन दोनों को सेपरेट कर दें। चार्ज हमेशा जो ऊपर लिखा होता है ना, चार्ज हमेशा प्लस या माइनस होता है, ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। देखें H पॉजिटिव, दूसरा भी H पॉजिटिव है, तो अकेला पॉजिटिव लिखा हो तो इसका मतलब एक है, दोनों का क्या बन जाएगा 1 + 1, इसका भी 1 हो जाएगा और इस चार्ज आयन का भी चार्ज क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन H पॉजिटिव एक आयन है, उसका चार्ज ऊपर लिखा होता है, जो प्लस है उसके प्लस के साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब एक चार्ज है, एक पॉजिटिव है, दूसरे के साथ भी एक, तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो जाएंगे 2, और नेगेटिव चार्जेस कितने हो जाएंगे इसको शो करता है, SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिखा हो ना, इसका मतलब ये चार्ज है, 2 मनफी चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज को शो करता है। तो देखें ज़रा, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, वो 2 हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी 2 हैं, नेगेटिव भी 2 हैं, तभी तो पॉजिटिव 2 हैं, नेगेटिव 2 हैं, दोनों चार्जेस सेम है, प्लस और माइनस सेम है, तभी तो ये CpC जैसे H2SO4 मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। प्लस माइनस चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, अलामतें डिफरेंट हैं, साइंस डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम है, तो CpC क्या बन जाएगी, H2SO4 कम्प्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ आइए, यही मैंने बताना था कि आइंस डिफरेंट हैं, पॉजिटिव आइंस 2 हैं, नेगेटिव आइन 1 है, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस 2 हैं, नेगेटिव चार्जेस 2 हैं, चार्जेस सेम हैं, आइंस डिफरेंट है, बस यही फ़र्क था। ये जो MCQs ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, कंबस्शन एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वहाँ पे जो मैंने किया, वहाँ पे मैंने चार्जेस का जिक्र किया, आइंस का नहीं किया, यहाँ पे कर दिया। ये वाला लेक्चर आप लाजमी देखें, फिर ही समझ आएगी। कौन से चैनल पे, जिसका नाम है इरफी इंस्टीट्यूट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। इम्पोर्टेंट अजम्पशंस ये और है, मिलता जुलता है, कैलकुलेशन सेम आ जाती हैं अक्सर, लेकिन ये PMC जो सिलेबस है उसमें अलग से दिया हुआ है। इस टॉपिक को, इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले लेक्चर्स का देखना बहुत ज़रूरी है, फिर समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर दें, और शेयर किया करें। आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे बच्चों को भी होना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।